So let's start further. We were discussing about biotechnology applications and its uses. So हमने बायोटेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर फील्ड में किस प्रकार से यूज किया जाता है उसको अब हम समझने जा रहे हैं. Some of the applications of biotechnology in agriculture that you will study in detail are the production of pest resistant plants which could decrease the amount of pesticide used. तो सबसे पहले हम एग्जांपल इसी के बेस पे लेंगे कि पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज हम तैयार कर सकते हैं ताकि पेस्टिसाइड्स की अमाउंट को कम से कम यूज किया जाए. बीटी टॉक्सिन की यहां पे एग्जांपल हम करेंगे. बीटी कॉटन की एग्जांपल स्टडी करेंगे डिटेल के अंदर. बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, बीटी फॉर शॉर्ट. तो ये आप अंडरलाइन कर लेना. बीटी वर्ड कहां से आया हुआ है? बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस नाम के बैक्टीरिया से आया हुआ है. बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उसके अंदर बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है. बीटी टॉक्सिन, लेकिन जो बीटी टॉक्सिन उसके अंदर बनता है दैट इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉक्सिन. दैट इज इट इज इनएक्टिव. वो इनएक्टिव टॉक्सिन की फॉर्म में रिलीज करता है बीटी टॉक्सिन, जिसको क्या बोलते हैं हम? प्रोटॉक्सिन. तो जैसे कोई भी सब्सटेंस है, अब ये टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो ये क्या होगी? एक प्रोटीन होगी. ये क्या है? एक प्रोटीन है. तो डेफिनेटली प्रोटीन को बनाने वाली कोई ना कोई जीन तो होगी. तो बीटी टॉक्सिन को प्रोड्यूस करने वाली जीन का नाम क्या है? बीटी जीन. टू बी वेरी स्पेसिफिक, उसकी जीन का नाम क्या होता है? क्राइजीन. क्राइजीन जो बीटी जीन है दैट कैन फॉर्म क्रिस्टल्स. वो क्या बना सकती है? क्रिस्टल्स बना सकती है. क्रिस्टल्स. तो इसलिए यहां से फर्स्ट थ्री लेटर्स लेके इस जीन का नाम क्या रख दिया? क्राइजीन. क्लियर? बीटी टॉक्सिन जीन has been cloned from the bacteria and been expressed in plants to provide resistance to insects without the need for insecticides. In effect, created a biopesticide. तो हमने बीटी जीन लेके यानी कि क्राइजीन लेके हमने किसके अंदर इंसर्ट कर दिया? प्लांट के अंदर. अलग अलग तरह के प्लांट्स के अंदर इंसर्ट कर दिया, तो वो प्लांट्स क्या हो गए? मॉडिफाई हो गए. Now that sort of plants are termed as BT plants, जिनके अंदर क्या है? BT यानी कि BT जीन है Bacillus thuringiensis से. तो पहले उन प्लांट्स के ऊपर हमें इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे करने पड़ रहे थे so as to kill the insects, बट जो BT प्लांट्स बन गए इनके ऊपर इंसेक्ट्स स्प्रे करने की कोई जरूरत नहीं है. So we don't need to use insecticides और pesticides. तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने बायोपेस्टिसाइड तैयार कर लिया जो अपने आप ही इंसेक्ट्स को या पेस्ट को किल कर सकता है. इस प्रकार से हमने बीटी कॉटन तैयार कर दी, बीटी कॉर्न तैयार कर लिया, बीटी राइस, बीटी टोमेटो, बीटी पोटैटो एंड बीटी सोयाबीन. इस तरह की बहुत सारी वैरायटीज हम तैयार कर चुके हैं जिनके अंदर बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस नाम के बैक्टीरिया से लेके बीटी जीन इंसर्ट की गई है. तो यहां पे हम बीटी टॉक्सिन की एग्जांपल लेके चल रहे हैं. सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूं बीटी कॉटन, फिर आप इसको रीड करना ध्यान से. तो बीटी कॉटन कैसे बनी? तो ये आप डायग्राम बना सकते हो, फ्लो चार्ट बना सकते हो. यही थ्योरी के अंदर लिखा हुआ है यहां पे बीटी कॉटन के अंदर. क्लियर? तो बीटी कॉटन कैसे प्रोड्यूस हुई? जो हम पहले के टाइम पे कॉटन कल्टीवेट कर रहे थे, कॉटन के अंदर क्या लगता है? कॉटन फाइबर ग्रो करता है. कहां पे ग्रो करता है? कॉटन के ऊपर कॉटन बॉल्स लगती हैं. कॉटन बॉल्स, उन कॉटन बॉल्स के अंदर क्या होता है? कॉटन फाइबर होता है, लेकिन वो अकेला नहीं होता. कॉटन फाइबर प्लस वाटर बहुत ज्यादा होता है. तो इन दोनों को मिला के क्या बनता है? कॉटन सैप. कॉटन सैप.
तो कॉटन बॉल के अंदर कॉटन सैप बनता है सबसे पहले। क्लियर? अब ये कॉटन सैप के ऊपर फीड करने के लिए कॉटन बॉलवर्म, कीड़े होते हैं कॉटन बॉलवर्म, वो इसको खाने के लिए पहुंच जाते हैं। जब कॉटन बॉल के अंदर कॉटन सैप बनता है तो उस टाइम पे कॉटन बॉल्स क्या होती हैं, बंद होती हैं, क्लोज्ड होती हैं। तो कॉटन बॉलवर्म ने क्या किया, कॉटन सैप को खाने के लिए जो बंद कॉटन बॉल्स थी उनके ऊपर अटैक कर दिया और सारा कॉटन सैप क्या कर देते हैं, वो खत्म कर देते हैं। सारा कॉटन सैप क्या कर जाते हैं, ईट कर जाते हैं। जब कॉटन बॉल्स ओपन करती हैं, जब कॉटन बॉल्स ओपन करती हैं तो उनके अंदर कॉटन सैप नहीं होता, उनके अंदर कॉटन सैप नहीं है, क्योंकि वो तो सारा कॉटन बॉल वॉर्म खा गया। तो इसका मतलब जब कॉटन बॉल ओपन करेगी तो उसके अंदर से कॉटन नहीं निकलेगी, कॉटन नहीं निकली। तो इट मींस क्या हो गया, हमारी कॉटन की कल्टीवेशन डैमेज हो रही है। कौन डैमेज कर रहा था, कॉटन बॉल वॉर्म। क्लियर? तो ये काम हो रहा था। अब हमने क्या किया कि बैसिलस थ्यूरिन जेनेसिस नाम के बैक्टीरिया से वो वाली जीन एक्सट्रैक्ट की जिसका नाम क्या था, क्राई जीन, और वी कैन से बीटी जीन। क्राई जीन या बीटी जीन एक्सट्रैक्ट करके हमने उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा, यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको हम बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो यूजिंग बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, जो हमने सारा स्टडी किया था लास्ट चैप्टर के अंदर, तो वो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस यूज करके हमने कॉटन सीड्स, जो नॉर्मल कॉटन सीड्स थे, उनके अंदर इंसर्ट कर दिया। तो अब नॉर्मल कॉटन सीड्स क्या हो चुके हैं, मॉडिफाई हो चुके हैं। उनके अंदर एक फॉरेन जीन जा चुकी है जिसका नाम क्या है, बीटी जीन या क्राई जीन। तो अब वो कॉटन सीड्स है, नॉर्मल नहीं रहे, वो कौन से बन चुके हैं, बीटी कॉटन सीड्स बन चुके हैं। क्लियर? जब बीटी कॉटन को ग्रो किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि बीटी कॉटन के अंदर एक फॉरेन जीन है बीटी नाम की, जो क्या बनाती है, प्रोटॉक्सिन बनाती है। प्रोटॉक्सिन विच इज इनएक्टिव, वो हार्मफुल नहीं है, वो इनएक्टिव है बिल्कुल। मान लीजिए इस बीटी कॉटन को खाने के लिए कौन आ गया, इसके पास कॉटन बॉलवर्म आ गया। कॉटन बॉलवर्म आ गया। अब जब कॉटन बॉलवर्म बीटी कॉटन को खाने की कोशिश करेगा, इसके अंदर वो प्रोटॉक्सिन एंटर कर जाएगा। इसके अंदर क्या चला गया, प्रोटॉक्सिन चला गया। जब प्रोटॉक्सिन इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा, कॉटन बॉलवर्म के अंदर चला जाएगा, तो कॉटन बॉलवर्म के गट, गट मतलब एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो बेसिक पीएच होती है, एल्केलीन पीएच, उसके कारण जो प्रोटॉक्सिन था इनएक्टिव, वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो वो क्या बन जाता है, टॉक्सिक सब्सटेंस बन जाती है, टॉक्सिन बन जाता है, एक्टिव हो गया। ड्यू टू alkaline pH of the alimentary canal, the protoxin which was inactive gets activated and gets converted into toxic substance. So अब ये टॉक्सिक सब्सटेंस क्या करती है, ये टॉक्सिक सब्सटेंस कॉटन बॉलवर्म के मिडगट, मिडगट मतलब स्टमक वाला रीजन, स्टमक के अंदर पोर्स कर देती है, पोर्स, मोरिया हो जाती हैं, पोर्स हो जाती हैं, जिनके कारण वाटर अब्सॉर्ब होना शुरू हो जाता है। वाटर अब्सॉर्ब, वाटर अब्सॉर्ब हो गया, उसके अंदर सेल लाइसिस स्टार्ट हो जाती है। सेल लाइसिस, सेल लाइसिस का मतलब क्या होता है, डेथ ऑफ सेल, सेल्स की डेथ होनी शुरू हो जाती है। और फाइनली कॉटन बॉलवर्म क्या कर जाता है, डेड। कॉटन बॉलवर्म क्या हो गया,
खत्म हो गया, डेड हो गया। तो इट मींस क्या हुआ कि बीटी कॉटन के अंदर जो बीटी जीन थी उसने प्रोटॉक्सिन तैयार किया। जब कॉटन बॉलवर्म बीटी कॉटन को खाता है, प्रोटॉक्सिन उसके अंदर चला जाता है, उसके अंदर जाके एलिमेंट्री कैनाल की जो पीएच है, एल्केलिन पीएच है, बेसिक पीएच है, उस कारण वो एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होके मिडगट के ऊपर अटैक करता है, मिडगट के अंदर पोर्स क्रिएट करता है, पोर्स के अंदर वाटर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, फाइनली सेल्स की डेथ होनी शुरू हो जाती है और कॉटन बॉलवर्म क्या हो जाता है, मर जाता है, डेड हो जाता है। तो अब हमारा जो बीटी कॉटन था, जो उसकी कल्टीवेशन थी, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। फाइनली वी हैव सेव्ड द कॉटन फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड फ्रॉम द कॉटन बॉलवर्म। क्लियर? तो अब यहां पे भी यही लिखा हुआ है, देखिए बीटी कॉटन, सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूस प्रोटीन्स that kill certain insects such as lepidopterans like tobacco birdworm, armyworm, coleopterans like beetles, and diapterans like flies and mosquitoes. Bacillus thuringiensis form protein crystals during a particular phase of their growth. These crystals contain a toxic or insecticidal protein. अब यहां से एक क्वेश्चन है, व्हाई डज दिस टॉक्सिन नॉट किल द बैसिलस? क्यों? क्योंकि वो कौन सी फॉर्म में रिलीज होता है? प्रोटॉक्सिन फॉर्म में रिलीज होता है। एक्चुअली द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स, बट once an insect ingests the inactive toxin, it is converted into an active form of toxin due to the alkaline pH of the gut. Gut का मतलब क्या होता है? Alimentary canal, which solubilizes the crystals, जिसके कारण crystals absorb होना शुरू हो जाते हैं। The activated toxin binds to the surface of the midgut. जो midgut के cells होते हैं, midgut मतलब stomach के जो cells हैं, that is epithelial cells, उनके साथ bind करती है and causes lysis, जिसके कारण क्या होता है? lysis होनी शुरू हो जाती है। जब lysis होगी तो वो कैसे होती है? by creating the pores, creating pores that causes swelling and lysis and eventually the death of the insect occurs. Clear? स्पेसिफिक, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये पैराग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर ये वाला पॉइंट आएगा। ये वाला पॉइंट आपने बहुत इंपॉर्टेंट लिखना है, क्योंकि यहां से एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। मैं अभी रीड करूंगा, आप इसको अंडरलाइन कर लेना अच्छी तरह से। Specific BT toxin genes were isolated from Bacillus thuringiensis and incorporated into the several crop plants such as cotton. The choice of gene depends upon the crop and the targeted pest, as most BT toxins are insect group specific. कहता अलग अलग तरह के BT के अंदर टॉक्सिन्स बनते हैं, उनको अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स को किल करने के लिए यूज किया जाता है, बिकॉज दे आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल, the toxin is coded by a gene cry1AC named cry. There are a number of them. For example, the proteins encoded by the genes cry1AC, cry2AB control the cotton bollworms. That of cry1AB controls corn borer. corn की मतलब क्या होता है? छल्ली, मक्की, मेज। जब हम मार्केट से छल्ली लेके आते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है? कवरिंग चढ़ी होती है, ऐसे अंदर क्या है? दाने लगे होते हैं। तो मक्की इस प्रकार से होती है, मक्की की छल्ली बोलते हैं उसको हम, या कॉम्ब बोलते हैं। तो कॉर्न बोरर कैसे काम करता है? कॉर्न के अंदर यहां से सारा सैप खा जाता है, बोर करके अंदर वाला जो व्हाइट पार्ट उसको खा जाता है। तो ये सीड्स ग्रो नहीं कर पाते, ये सीड्स क्या रहते हैं? खराब हो जाते हैं या ग्रो नहीं कर पाते। ये अर्ली स्टेजेस में होता है, जब छल्ली लगनी शुरू होती है उसी टाइम पे। तो कॉर्न बोरर ने क्या कर दिया? छल्ली को डैमेज कर दिया। जब हम कवर उतारेंगे ऊपर से, जब हम कवर उतारते हैं तो अंदर से छल्ली नहीं निकलती बीच में से। क्लियर? तो ये था हमारा कॉटन बॉलवर्म के बारे में। तो नेक्स्ट पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं।
तो काफी सारे निमेटोड्स एज अ पैरासाइट्स हमें इन्फेक्ट करते हैं। निमेटोड्स का मतलब क्या होता है? राउंड वर्म। तो बहुत सारे राउंड वर्म्स हैं जो पैरासाइट करते हैं हमें। पैरासाइट मतलब हार्म देयर होस्ट, जिनके अंदर रहते हैं उनको नुकसान करते हैं, हार्म देयर होस्ट। सेवरल निमेटोड पैरासाइट्स अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। कहता निमेटोड पैरासाइट्स हमारे अंदर भी रहते हैं, प्लांट्स के अंदर भी, एनिमल्स के अंदर भी। उन्हीं में से एक निमेटोड की बात की गई है यहाँ पे। अ निमेटोड मिलाइडोगाइनी इनकॉग्निटा infects the roots of the tobacco plant and causes a great reduction in yield. उनमें से एक नाम है, ये याद रखना आपने, मिलाइडोगाइनी इनकॉग्निटा। यहां पे हमने एक मेथड बनाया, एक नॉवल स्ट्रेटेजी अपनाई। नॉवल स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर ना तो इंसेक्ट को कोई नुकसान किया हमने, निमेटोड को, ना हमने फसल को कोई नुकसान किया। तो नॉवल के अंदर कोई भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमारी फसल सेव हो जाएगी। वो किस प्रकार से होगी? A novel strategy was adopted to prevent this infestation, which was based on the process of the RNA interference or RNAi. RNA interference takes place in all eukaryotic organisms as a method of cellular defense. ये cellular defense में भी mechanism perform कर रहे हैं, जैसे हम chapter human health and disease में study करेंगे डिटेल के अंदर। तो RNA interference method होता क्या है एक्चुअल में, इसके अंदर किया क्या जाता है, तो वो अब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। मान लीजिए कि जो मिलाइडोगाइनी इनकॉग्निटा नाम का निमेटोड है, वो क्या करता है? इट स्टार्ट्स टू रिजाइड इन द रूट्स ऑफ टोबैको। तंबाकू के प्लांट के रूट्स के अंदर रह के उसको डाइजेस्ट करते हैं। अब रूट्स में रह रहा है तो डाइजेस्ट कैसे करेगा? मिलाइडोगाइनी इनकॉग्निटा क्या करता है? एक एसिड बनाता है, एसिडिक सब्सटेंस बनाता है। वो एसिडिक सब्सटेंस क्या करती है? रूट्स को डैमेज करती है। इसके कारण जो टोबैको की यील्ड वो क्या हो जाती है? काफी रिड्यूस हो जाती है, काफी कम हो जाती है, काफी रिड्यूस हो जाती है। क्लियर? तो ये तो होगी हमारी प्रॉब्लम की बात। अब हमने सॉल्यूशन कैसे निकाला इसका? जो वो एसिडिक सब्सटेंस बन रही थी, जो प्लांट की रूट्स को खराब कर रही थी, अब वो एसिडिक सब्सटेंस है तो कोई ना कोई प्रोटीन ही है। वो भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो प्रोटीन कहां से बनती है, बनाती तो उसको कोई ना कोई एमआरएनए होगी। एमआरएनए बना रही है, मैसेंजर आरएनए बना रही है, यानी कि आरएनए बना रही है। मान लीजिए उस प्रोटीन को बनाने वाली आरएनए ये वाली है। कुछ इस प्रकार की एमआरएनए है जो वो प्रोटीन तैयार करती है, वो एसिडिक सब्सटेंस तैयार करती है जो रूट्स को डैमेज करती है। तो ये क्या थी? वो वाली एमआरएनए थी। क्लियर? अब हमने क्या किया? अपनी फसल को तो सेव करना ही था हमने क्या किया? टोबैको प्लांट के अंदर हमने एक एमआरएनए इंसर्ट कर दी, एक एमआरएनए इंसर्ट कर दी। उसके ऊपर कोड क्या था? मान लीजिए U C G A U A, इस प्रकार का कोड था। ये देखिए कि A के ऑपोजिट क्या होता है? U, हमने U ले लिया। G के ऑपोजिट क्या होता है? C ले लिया हमने। C के ऑपोजिट क्या होता है? G, तो G ले लिया। इस प्रकार से हमने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग वाली एक एमआरएनए इंसर्ट कर दी। किसके अंदर? टोबैको के अंदर। तो टोबैको के अंदर हमने क्या इंसर्ट किया? एक कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए इंसर्ट की हमने, कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए। कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए का मतलब क्या है कि जो प्रोटीन, जो एमआरएनए बना रही थी एसिडिक, जो टोबैको प्लांट को डैमेज कर रहा था, उसके कॉम्प्लीमेंट्री हमने एमआरएनए तैयार करके टोबैको प्लांट के अंदर इंसर्ट कर दी। क्लियर? अब मान लीजिए कि मिलाइडोगाइनी इनकॉग्निटा किसको खाने जा रहा है? इस टोबैको प्लांट को खाने जा रहा है, इसको खाने जा रहा है। तो टोबैको प्लांट को जब वो खाएगा तो
तो ये वाली कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए उसकी बॉडी के अंदर चली जाएगी, उसकी बॉडी के अंदर चलेगी। तो ये क्या करेगी, ए के ऑपोजिट यू, जी के ऑपोजिट सी के ऑपोजिट जी, यू के ऑपोजिट ए के ऑपोजिट यू के ऑपोजिट ए। इस प्रकार से डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए तैयार कर देंगे, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए तैयार कर देंगे। अब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ट्रांसलेशन नहीं कर सकती क्योंकि उसके अंदर बॉन्ड्स बन चुके हैं, वो स्टेबल हो चुकी है, ट्रांसलेशन नहीं कर सकती। अगर ट्रांसलेशन नहीं होगी तो डेफिनेटली प्रोटीन्स नहीं बनेंगे, वो वाली एसिडिक सब्सटेंस नहीं बनेगी, प्रोटीन्स नहीं बने, एसिडिक सब्सटेंस नहीं बनी, हमारा टोबैको प्लांट क्या हो गया, सेफ। तो हमने आरएनए के इफेक्ट को इंटरफियर कर दिया, ये आरएनए अपना इफेक्ट कर रही थी, हमने इसको इंटरफियर कर दिया, इसको शो नहीं करने दिया इसका इफेक्ट, इसको क्या कर दिया हमने, साइलेंस कर दिया, चुप करवा दिया, साइलेंस। क्लियर? तो इस मेथड को क्या बोलते हैं हम, आरएनए इंटरफेरेंस मेथड। ओके, दिस मेथड involves silencing of a specific mRNA due to a complementary double stranded RNA। तो यहां पे डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं आएगा, यहां पे सिर्फ आरएनए आएगा। Molecule that binds to and prevents translation of the mRNA, silencing कर दी। The source of this complementary RNA could be from an infection by the viruses having RNA genomes or mobile genetic elements, that is transposons, that replicate via an RNA intermediate। तो कहता है ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए या तो हम सिंथेटिकली बना सकते हैं या फिर किसी ना किसी वायरस के जीनोम से ले सकते हैं। यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स, नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट प्लांट। द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए वाज सच दैट इट प्रोड्यूस्ड बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए इन द होस्ट सेल। तो जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाई थी, इसके अंदर इंट्रोन्स भी थे और एक्सॉन्स भी थे, मतलब नॉन यूजफुल पार्ट्स और यूजफुल पार्ट्स ऑफ आरएनए। तो कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना के इंसर्ट करना है, विच मस्ट बी कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोड ऑफ द mRNA producing such protein. These two RNAs being complementary to each other formed a double-stranded RNA that initiated RNA interference and thus silenced the specific RNA। तो ये नॉवल स्ट्रेटेजी कैसे बन गई, इसके अंदर हमारा प्लांट तो सेव हो ही गया, लेकिन हमने मिलाइडोकाइनिन इनकॉग्निटा को भी हार्म नहीं किया, उसको भी हमने मारा नहीं। क्लियर है ना? तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉवल स्ट्रेटेजी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, the consequences was that the parasite could not survive in a transgenic host experiencing specific interfering RNA। अब उसको खाना नहीं मिल रहा तो डेफिनेटली वो छोड़ के वहां से चला जाएगा। The transgenic plant therefore got itself protected from the parasite। तो यहाँ पे फोटो के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे लम्स बने हुए हैं काफी बड़े बड़े। तो ये लम्स क्या है, यहाँ पे निमेटोड है, मिलाइडोकाइनिन इनकॉग्निटा रह रहा है यहाँ पे। क्लियर? लेकिन जब हमने आरएनए इंटरफेरेंस मेथड यूज किया तो प्लांट की रूट्स के अंदर से देखिए आपको कुछ भी कोई लम्प्स नहीं दिख रहे, कोई नोड्स नहीं दिख रही, तो यहां पे क्या हो गया, हमारा टोबैको प्लांट सेव हो गया। क्लियर? तो ये था हमारा बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रोकेमिकल्स। क्लियर? तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे फर्दर।